नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। आज शाम की बेबाक चर्चा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आज स्ट्रेट टॉक में एक बड़े ही दिलचस्प विषय को हम लेकर आए हैं। एक ऐसा विषय है जो पहले बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, हालांकि कंट्रोवर्शियल अब भी है। और अब ये दिलचस्प इसलिए, जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया दिलचस्प, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 5 अगस्त 2019 ये तारीख आपको याद होगी जब एक ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ, उसके स्पेशल स्टेटस से जुड़ा हुआ 370 आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 उसे हटा दिया गया। हटाना एक गलत शब्द होगा, शायद ये कहना सही रहेगा कि उसके रूप को बदल दिया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के हिसाब से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो पहले भी धारा 370 को लेकर अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेकिन जिस तरीके का एक स्पेशल स्टेटस, एक विशेष दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, तो उसे छीना गया और उसे 370 को परिवर्तित कर दिया गया। तो वो तारीख 5 अगस्त 2019 जब इसे पलट दिया गया था, इसको एक अलग ढंग दिया गया। और भारत सरकार ने ये जब फैसला किया था उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। स्टेटस हटाने के बाद वहां के लोगों का कहना था कि जबरन व्यवस्था को यहां पर कायम कर दिया गया है सरकार की ओर से। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक जो विश्वास बहाली थी, एक ट्रस्ट रिस्टोरेशन वाला जो फैक्टर था, उसके बीचों बीच वो जो खाई है सरकार की और कश्मीरी आवाम की, ये और ज्यादा बढ़ गई। तो वहां के लोगों का कहना था कि जबरन ऐसी व्यवस्था को यहां पर बहाल कर दिया गया है जिसके लिए कश्मीरी जो आवाम है वो तैयार ही नहीं थी। कश्मीरी आवाम को वो एक्सेप्टेबल ही नहीं था, वो अस्वीकार्य था। खैर, उसके बाद क्या होता है कि अब सिचुएशन बदली है। देखिए, ऑलमोस्ट 3 से 4 साल होने को हैं और हम देखते हैं कि 20 से ज्यादा जो 26 कहें पिटीशंस हैं वो दाखिल की गई हैं और उन पिटीशंस को एक्सेप्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से। 5 जजों की पीठ इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार है और देखा जाए तो 5 जजों की जो पीठ है उसमें काफी वरिष्ठ जो जजेस हैं जिन्होंने पहले भी कई बड़े ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। तो सबसे पहले तो माना जाए कि इस पिटीशंस को एक्सेप्ट करना ही ये बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक है कि इस फैसले को ही, इस पिटीशंस को एक्सेप्ट करना ही जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीरी आवाम, वहां की जो पार्टीज हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो ये उनके लिए बहुत मायने रखती है। 26 जो पिटीशंस है वो फाइल किए गए हैं और उन पिटीशंस में आर्टिकल 370 को हटाने की जो एक कहें संवैधानिकता है, वो एक बेस बना है। उस संवैधानिकता को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं उसी पर सुनवाई होगी। तो 11 जनवरी यानी कि 11 जुलाई, माफ कीजिएगा, बीते जो है दिन इस पर फैसला आया और उस फैसले में कहा गया है कि 2 अगस्त से इस फैसले पर यानी कि धारा 370 की संवैधानिकता पर नियमित सुनवाई की जाएगी। तो अब सरकार की ओर से हाल ही में एक एफिडेविट दाखिल किया गया और मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस एफिडेविट में कहा गया है कि आतंकवाद जड़ से खत्म हुआ है, विकास वहां पर बहुत अच्छे से चल रहा है, व्यापार वहां पर अब ट्रैक पर आ चुका है, स्कूल कॉलेजेस, अनेक शिक्षा जो संस्थान है वो अच्छे से चल रहे हैं, वहां की आवाम खुश है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एफिडेविट को सिरे से नकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। उनका कहना है कि ना हम विकास के दावों की बात करेंगे, ना हम टेररिज्म जिसके खत्म होने की बात सरकार करती है, ना हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे, अगर हम इस पर सुनवाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को लेकर। क्या नहीं लगता है कि जो पिटीशन याचिका करता है, जिन्होंने दाखिल की है याचिकाएं, उन्हें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। खैर, इसको लेकर और भी कुछ सवाल है जिस पर हम एक बेबाक चर्चा की शुरुआत थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। सवाल कौन से हैं जरा आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिएगा, सो दैट आप प्रोग्राम के अंत में हमें अपने व्यूज, अपना ओपिनियन हमें साझा कर सकें। सवाल नंबर पहला कि धारा 370 पर फिर होगी सुनवाई जम्मू कश्मीर के लिए, इसका क्या मतलब है? हम इसे समझने की कोशिश करेंगे अपने खास पैनल के माध्यम से। सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट धारा 370 पर आए फैसले को क्या फिर उलट सकता है? मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स भी इस पर अपना टेक जरूर दें। सवाल यह है कि केंद्र सरकार के फैसले को किस आधार पर चुनौती दी गई, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और हम ये भी समझेंगे कि क्या माना जाए कि आगे कोई चौंकाने वाला फैसला आ सकता है।
क्या मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाने में शक्तियों का दुरुपयोग किया? और अगर ये अदालत में आगे जाकर साबित हो जाता है तो फिर सवाल यह है कि मोदी सरकार आखिर करेगी क्या और याचिकाकर्ता के जो वकील हैं वो इसे किस तरीके से डिफेंड करेंगे। सवाल यह भी है कि भारतीय सरकार धारा 370 फैसले की संवैधानिकता पर बात क्यों नहीं करती है। बहुत अहम सवाल, क्योंकि वाकई इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर अभी तक सरकार कोई रिएक्शन नहीं देती है। सवाल आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट यह भी है कि कश्मीर में क्या धारा 370 बहाली की उम्मीद की जा सकती है। ये वो तमाम सवाल जिस पर आज हम बेबाक चर्चा की शुरुआत करेंगे थोड़ी ही देर में प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। लेकिन 3 साल बाद 370 का एक बार फिर से शोर, क्योंकि अब 2 अगस्त से इसमें एक बार फिर से नियमित तौर पर सुनवाई शुरू होगी। अब सवाल यही है कि सुनवाई फिर से शुरू होगी तो जम्मू कश्मीर के लिए इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है इसका। इसी को समझने के लिए 3 खास लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ खास पैनल में इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, आइए उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जम्मू से मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमित कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। थोड़ी देर में मेरे साथ श्रीनगर से सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर सईद तजमुल जी भी जुड़ेंगे और वो भी इस पर अपनी बात रखेंगे, अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। तो तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अमित जी आपसे सबसे पहले करना चाहती हूं, क्योंकि धारा 370 की संवैधानिकता यानी कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ने देखिए हाल ही में सरकार की ओर से भी जो है एफिडेविट दाखिल किया गया। सवाल यह है कि उस पर गौर नहीं किया जाएगा, जो इस फैसले की संवैधानिकता थी उस पर जो है वो गौर किया जाएगा। तो इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं नियमित तौर पर, क्योंकि 2 अगस्त से फिर से इस पर सुनवाई शुरू होगी। हम इस फैसले को किस तरीके से देखें, इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, धारा 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई, देश भर में उसे काफी ज्यादा वेलकम किया गया। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वेलकम यदि किया तो वो जम्मू संभाग से किया गया। हालांकि कश्मीर पक्ष जो है वो शुरू से लेकर अंत तक इसके पूरी तौर से विपक्ष के तौर पे था, लेकिन जम्मू में ढोल नगाड़ों के साथ इसका स्वागत किया गया और देश भर में ये लोगों की मैसेज जरूर पहुंचा कि बीजेपी ने वो कारनामा जरूर कर दिखाया है जो पिछले 70 सालों से कोई ना हिम्मत जुटा पाया और ना ही भविष्य में किसी ने इस तरह की बात की होगी। लेकिन विपक्ष फिर भी इसको लेकर आतुर था कि इसको लेकर जो कानूनी रूप से जो प्रक्रियाएं हैं उसे फॉलो नहीं किया गया है। अब इसकी संवैधानिकता को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और विपक्ष इस चीज के लिए इंतजार में है कि आखिर इसकी संवैधानिकता पर माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। और इसका इंतजार न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को है बल्कि देश भर के लोगों को इसका इंतजार है कि आखिर उस फैसले में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन बड़ी बात यह है और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जिस बात के ऊपर फोकस करेगी, जिस बात के ऊपर तवज्जो देगी और इसकी संवैधानिकता इस आधार पर करेगी कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की राय इस विषय में ली गई है या इसके लिए कोई और कानूनी प्रारूप जो है उसे फॉलो किया गया है। और जम्मू कश्मीर के लोगों की यदि बात की जाए, यदि उनकी राय की बात की जाए तो पहले धारा 370 जब हटाया गया था तब जम्मू और कश्मीर संभाग में एक बड़ा पक्ष जम्मू संभाग का था जो इस पक्ष में था कि धारा 370 को हटाकर एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है और इसे जरूर होना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे दो स्वरूप हम देखेंगे। पहला स्वरूप यह था उस तरीके से धारा 370 को देखा जाता है कि धारा 370 को हटाना मतलब अपनी नेशनल अपनी जो अंदर की देशभक्ति है उसका इजहार करना कि क्या सच में आप भारत के नागरिक हैं, भारत की अटूट हिस्सा है। एक तो धारा 370 को पक्ष करने का वो मतलब है और दूसरा 370 को पक्ष करने का मतलब यह है कि आपके जम्मू कश्मीर में विकास होगा, तरक्की होगी और जो चीजें आपकी रुकी वो सारी रुकी पड़ी चीजें जो है वो आगे आके बहाल होंगी। अब इन दोनों पक्षों में जम्मू संभाग में खुलकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग की बात की जाए तो देशभक्ति यहाँ पर लोगों के तन मन में जोर शोरों से भरी हुई है। हालांकि कश्मीर संभाग में भी है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो जम्मू संभाग ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत इसलिए किया था क्योंकि वो ये कहते थे कि हमें तो पहले से ही धारा 370 को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हटे या हो, हम शुरू से लेकर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन अब देखना यह है कि जो धारा 370 से लेकर अब तक अब जम्मू संभाग के भी कुछ हिस्सों से लोग ये सुगबुगाहट में है
कि क्या धारा 370 हटने के बाद जो वादे किए गए थे कि जम्मू और कश्मीर की तस्वीर बदलेगी, और जम्मू संभाग में खासतौर से जो उत्पीड़न ये थी कि हमेशा से कश्मीर संभाग से उन्हें दबाया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो जम्मू संभाग में वो बिल्कुल अमित जी, क्योंकि 2019 में 5 अगस्त को जब ये बड़ा फैसला आया था उसने भी एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन अब फिर से नियमित सुनवाई शुरू होगी तो ये उम्मीद की जा सकती है कि सुनवाई शुरू होगी तो इसे भी एक लंबा सफर तय जरूर करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर अभिजीत जसरोटिया जी से सवाल करना चाहूंगी। अभिजीत जी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखिए अब परखा जाएगा और एफिडेविट में क्या कुछ सरकार की ओर से दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दिया गया है, कोर्ट को उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपको क्या लगता है सरकार क्या करेगी, कैसे इससे निपटेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्योंकि ये जो मामला है ये उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, तो उस पर बात करना तो शायद बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी ये डिबेट बन चुकी है तो कहीं ना कहीं एज ए पार्टी प्रवक्ता एक क्लैरिफिकेशन जरूर मैं देना चाहूंगा। अदरवाइज तो जब कोई जुडिशियस मैटर होता है तो उसमें जितनी कम बात करें उतना भला रहता है। अब बात आती है कि खासकर अपोजिशन ने जो बात उठाई हुई है, अपोजिशन जो बोल रही है कि इसकी संवैधानिकता के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि क्या ये संवैधानिक था या गैर संवैधानिक था। मुझे लगता है जिस तरह से धारा 370 का ये हमारे ऊपर आर्टिकल नाफिज किया गया था, लादा गया था, उससे बड़ा गैर संवैधानिक काम इस आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। जिस पर बिना किसी डिस्कशन के ना अपर हाउस ना लोअर हाउस किसी को कंसिडरेशन में लिया गया, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नेहरू जी ने शेख साहब के कहने पर इसको हमारे सिर पर दिया। कश्मीर के सिर पर तो लाता, उसके साथ जम्मू और लद्दाख के सिर पर भी ये लाता है। और फिर हाथ लग गए हमारे को इस चीज से बाहर निकलते हुए, और जिस तरह से इससे हमें निजात दिलाई गई है उससे बड़ा संवैधानिक काम कोई नहीं है। क्योंकि देश क्या होता है, देश देश की जनता से, देश के लोगों से होता है। वी आर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी विच इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब उसके अकॉर्डिंग पहले तो इसको थोड़ा किस तरह से गया, नहीं, कश्मीर की आवाम की विल कहाँ गई, क्या उन्हें सुना गया था? क्योंकि अभी तो इस फैसले को लेकर किस तरीके के उनके रिएक्शंस आते हैं अभी भी वो आप भी मेरे ख्याल से भली भांति जानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एफिडेविट की बात यहाँ पर अभिजीत जी करना चाहूंगी। क्या आपको नहीं लगता, आप इस पर अपना पर्सपेक्टिव, पर्सनल अपना जो पर्सपेक्टिव है मुझे जरूर दीजिएगा कि आपकी ओर से जो एफिडेविट दाखिल किया गया, क्या आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं तथ्यों से परे है? जो बात एफिडेविट में कही गई है वो वाकई तथ्यों से परे है। क्यों परे है, मैं हालांकि उसकी बात आपके सामने रख सकती हूं, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको नहीं लगता कि एफिडेविट तथ्यों से परे है? चलिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिएगा, उसके बाद आप अपना नहीं, मैं जी बिल्कुल, क्योंकि आपके पास समय कम है, आपको जी फिर आप जल्दी पाएंगे। मैं क्या कहना चाहूँ, दूरी बात से आपको भी अधूरा ही समझ आएगा। पूरी बात मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि जिस तरह से संवैधानिक और गैर संवैधानिक के बीच में डिबेट चल रही है, तो जिस तरह से आपके सिर पर लगाया गया था वो सबसे बड़ा गैर संवैधानिक काम था। मुझे बताएं, क्या लोअर हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं उसकी डिस्कशन हुई थी? किसी को पता भी था उसके बारे में? एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नेहरू जी ने हमारे सिर पर आके उसको लाद दिया। अब तोड़ा कैसे गया? लोअर हाउस, अपर हाउस, 148 करोड़ लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर पार्लियामेंट्स, उनके हस्ताक्षर के बाद पहले लोअर हाउस में, फिर अपर हाउस में, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर किया गया उसके ऊपर। इससे बड़ा संवैधानिक काम और कोई नहीं हो सकता। अब जो यहाँ पर दलील दी जा रही है, और खासकर जो कश्मीर की रीजनल पार्टी, परिवारवाद वाली पार्टी, क्योंकि मैक्सिमम आप देखेंगे इसके अगेंस्ट जो लिटिगेशन फाइल की गई है वो इन्हीं परिवारवाद वाली पार्टियों ने की है, किसी आम इंसान ने नहीं की है। मुझे बताएं किस तरह का, हम कौन से अपने एफिडेविट में गलत बोलेंगे? वेस्ट पाक रेफ्यूजीज जो 25 साल से, पिछले 30-35 साल से अपने ही देश के अंदर जो है एलियंस बनकर रहे, सबसे बड़ी नाइंसाफी उन लोगों के साथ है। अपने देश में रहकर उनको एलियंस की तरह कंसीडर किया गया, उनको इंसाफ मिला। उसके अलावा अगर आप देखें वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज को यहाँ पर लाया गया आज से 25-30 साल पहले गंदगी साफ करने के लिए। उनको एश्योरेंस कर दी गई थी कि आपको हम यहाँ की नागरिकता देंगे, और 30 साल तक उनको नागरिकता नहीं दी गई। वहां पर उनको, उनके बच्चे PhD भी करके अगर वो कोई काम कर सकते थे तो केवल सफाई कर्मचारी का काम कर सकते थे। इसी तरह से वाल्मीकि, इसी तरह से गोरखा समाज की बात करें तो सबके साथ ये नाइंसाफियां दूर कब हुई? 5 अगस्त 2019 के बाद दूर हुई। और सबसे बड़ी चीज हिंदुस्तान के अब जो परिस्थितियां हैं, क्या उसमें इंसाफ मिला है सभी को, कश्मीरियों को, कश्मीरी आवाम को? जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान को इंसाफ मिला, और कश्मीर के अवाम के भी। अगर आप, आवाज कट गई है, लेकिन इन द मीनवाइल अमित जी इस पर प्लीज अपना टेक दीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरह से गीत जी आपने प्रश्न किया एफिडेविट को लेकर, मैं भी अभिजीत से एक प्रश्न करना चाहता हूं। अभिजीत जी सुन लेते हैं, पहले उनका टेक सुन लेते हैं, अपनी बात रखिएगा उसके बाद। जी देखिए, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा अमित जी। अभिजीत जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। बड़ी बात जो लास्ट जो मैं बात ऐड कर रहा हूं वो आप जरूर सुनिएगा। सबसे बड़ी नाइंसाफी थी यहाँ की बच्चियों के साथ। आप सोचिए
जम्मू कश्मीर के अंदर अगर पाकिस्तान की कोई बच्ची आती थी उसको आप नागरिकता देते थे, लेकिन हमारे यहाँ की बच्ची अगर हिंदुस्तान में कहीं शादी करती थी तो वो अपने बाप की प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाया करती थी। इतना बड़ा नाइंसाफ यहाँ की बच्चियों के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि 370 किसी तरह से भी इन लोगों के काम का था? 370 से बड़ा क्या कभी हो ही नहीं सकता। और जो भी आज ये बातें कर रहे हैं केवल और केवल परिवारवाद वाली पार्टियां कर रही हैं, कोई भी आम इंसान को इसके अंदर कोई भी किसी ने एफिडेविट फाइल नहीं किया इसके। जी अब आप बताएं। जी अमित जी, अब रखिएगा अपनी बात। अभिजीत जी से एक प्रश्न करूंगा कि नो डाउट इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन की कि 370 को लेकर, मैंने फिर बोला कि एक पर्सपेक्टिव ये है कि उसको देशभक्ति के साथ जोड़कर देखा जाता है। यदि आप इसको देशभक्ति के साथ जोड़कर यहाँ अधिकारों की बात करेंगे, उसको लेकर जम्मू कश्मीर का हर जो नागरिक है वो चाहेगा कि 370 को हटा दिया जाए। लेकिन यदि एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लिया जाए कि हमारा एक बच्चा है वो शरारती है और आप एक दूसरा बच्चा अडॉप्ट करते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि अडॉप्टेड बच्चे को आप सब कुछ दे देंगे और जो अपना शरारती बच्चा है उसको बेदखल करके साइड पर कर देंगे। अगर कश्मीर में कुछ कोताहियां थी तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप बाकी सबको अधिकार दे दें। क्या इस तरह का 370 को हटाकर सभी पक्ष में है 370 हटाइए, लेकिन क्या उसकी एवज में ये जायज बनता था कि इसको बाइफरकेट करके इसको यूटी बना दें? और क्या इसकी जगह 371 नहीं अप्लाई किया जा सकता था, जो कि देश के अन्य राज्यों में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, तेलंगाना में है, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, ये सवाल अमित जी आपसे किया गया एकदम जायज सवाल है। काजबा 370 धारा 370 की, क्योंकि नियमित सुनवाई एक बार फिर से शुरू हो जाएगी इसकी 2 अगस्त से। तो ऐसे में अब ये चौंकाने वाला फैसला तो है, चौंकाने वाला फैसला ये और भी ज्यादा तब होगा यदि इसमें आगे हमें परिस्थितियां बदलती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि जम्मू कश्मीर में दोबारा से 370 को रीइंस्टेट क्या किया जा सकता है? मेरे साथ प्रबुद्ध पैनल इस वक्त जो जुड़ा हुआ है, एक बार फिर से उनका स्वागत करेंगे। 370 पर हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जो बात हमने की, अमित जी ने भी उस पर अपना टेक दिया और अभिजीत जी आपने भी उस पर अपना टेक दिया है। जो बात आपकी ओर से कही गई थी मैं चाहूंगी कि उसे प्लीज आप अभिजीत जी उस पर अपना कमेंट कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ एफिडेविट की जो हमने बात पहले की थी, तथ्यों से क्यों परे है, आप इस पर अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव भी दीजिएगा प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात तो यह आती है कि एफिडेविट किसी तरह से तथ्यों से कोई परे नहीं है। आज तक उसके ऊपर जो कुछ भी कहा गया हुआ वो यहाँ पर जमीनी जो है हकीकत है सबके बीच में। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी, क्योंकि मुझे अभी अमित जी ने जो पूछा कि 371 की बात की और स्टेट की जो अपना जिस तरह से इसकी दो हिस्सों में इसको बांटा गया, लद्दाख की बात की बात की, मैं बताना चाहता हूँ कि लद्दाख के अगर आप पिछले 25-30 साल की हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे तो इसके अंदर एक बात देखिएगा, मुझे कम से कम 25 साल हो गए लद्दाख जाते हुए। शायद ही कोई ऐसा साल और ऐसा महीना जाता होगा जब लद्दाख के लोग इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करते थे कि हमें अलग से यूनिट टेरिटरी दी जाए। तो सबसे बड़ी बात है उनकी ये मांग के चलते उनके साथ ये जम्मू अलग राज्य कर दिया जाए, सबसे बड़ी चीज उनकी डिमांड थी। और रही बात, मुझे बताइए अगर जिन भी आप स्टेट्स की बात करते हैं जहां पर भी 371 लगाया गया, मुझे एक भी स्टेट बता दीजिएगा जिसका खुद का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था या अलग से? नहीं अभिजीत जी यहाँ पर I'm सॉरी मैं आपको बीच में इंटरफेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए एक तो हलफनामे की जब हम बात करते हैं उसमें माइनॉरिटी की मौतों का जिक्र नहीं आप करते हैं, फिर सुरक्षा परिदृश्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते थे कि जो पहले इलाके शांत हुआ करते थे अब वहां पर भी आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। अब आप फिर से वो बात कहेंगे कि कहां पे बढ़ी है? क्यों राजौरी में हमने परिस्थितियां वैसी देखी, हमने पुंछ पे वैसी परिस्थितियां देखी, तो एफिडेविट में कहां विकास और फिर कहां शांति, कहां चीजें बदली हैं, आप ये बताएं। अब यही बात है, फिर दिक्कत ये रहती है जब जमीनी हकीकत से हम लोग रूबरू ना हो तो फिर कहीं ना कहीं हम अपोजिशन की भाषा बोलना शुरू हो जाते हैं। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी अभिजीत जी, दिस इज ग्राउंड रियलिटी। in the number of terrorist related incidents and 100% is a decline in the stone pelting incidents. I don't know which ground realities you are having and you need to recheck. Stone pelting, we don't see any stone pelting in Kashmir, अब हम नहीं देखते हैं, लेकिन 18 महीने 8 आतंकी हमले। अभी जी सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि धारा 370 हटने के बाद जो उन्हें सपोर्ट बीजेपी से का मिलता था आम जनता का, क्या बीजेपी को सेम सपोर्ट इस समय मिल रहा है?
क्योंकि लोग ये सोचते थे कि धारा 370 हटने के बाद बहुत कुछ बदलेगा और भाजपा उसमें बदलाव करके जम्मू के लोगों को फायदा देगी। लेकिन क्या अब वो जनता जो है वो बीजेपी के साथ है? क्यों बीजेपी के पक्ष के खिलाफ जो है वो आम जनता जो है वो हो चुकी है, जिस वजह से इस समय इलेक्शंस भी जो है असेंबली की वो बीजेपी नहीं करवा पा रही। क्या वजूहत है कि यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव कराने की बात की जाती है, पंचायती चुनाव करवाने की बात की जाती है, लेकिन असेंबली चुनाव जब आते हैं तब कहा जाता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी सिनेरियो भी शांत नहीं है। तो एक तरह से आप कहते हैं कि सिक्योरिटी सिनेरियो शांत नहीं है, दूसरी तरफ आप एफिडेविट में ये बोल रहे हैं कि धारा 370 हटाकर जो यहाँ पर सिक्योरिटी है वो अच्छी हुई है, शांति बहाली हुई है। तो आपका एफिडेविट और जो इलेक्शन करवाने को लेकर जो बयानबाजी है, दोनों में कंट्राडिक्शन साफ तौर से दिखाई देता है। ओके, अनफॉर्चुनेटली अभिजीत जी ने लेफ्ट कर दिया है। मैं एक बार कंफर्म करना चाहूंगी, अगर हमारे तीसरे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सईद जी, इफ यू कैन हियर मी प्लीज। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के तहत अब देखिए जो परिदृश्य इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, हम ग्राउंड रियलिटी की भी हमने बात की है, कहीं ना कहीं अभी सिचुएशन तो देखिए बदली नहीं है। तो जिस तरीके से अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत ही फिर से अमेंडमेंट करने की बात यहाँ पर, और फिर ऐसी में ये मामला जाता है और अब नियमित सुनवाई शुरू होगी। जैसे आपने पहले भी बताया कि देखिए जहां तक जम्मू प्रोविंस की बात है तो वहां पर पहले भी वहां के लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक हम कश्मीर प्रोविंस की बात करते हैं तो अब आगे इस फैसले को आप उनके जब नजरिए से देखते हैं तो क्या कहेंगे? क्या कोई उम्मीद नजर आती है? क्या कहा जाए कि रीइंस्टेट हो सकता है, पलट सकता है फैसला? जी देखिए, ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है और सब जुडिस है, इसमें हम बिल्कुल कोई फैसला कोई बात नहीं कहेंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी। लेकिन इस जो एफिडेविट फाइल किए गए हैं, जो ये मामला 2 अगस्त से स्टार्ट होगा, उसको 2 नजरों से देखा जा सकता है। पहले धारा 370 को देश एक नजर से देखता था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग भी इसे पहले एक नजर से देखते थे, अब इसे 2 नजरों से देखा जा रहा है। कैसे? धारा 370 को हटाने के लिए जो अपील जो पिटीशन दायर की गई है, उसमें कश्मीर संभाग का कुछ सेक्शन ये देख रहा है कि धारा 370 को हटाया जाए। उसमें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला की बात की जाए, महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, वो ये मानती हैं, ये चाहती हैं कि धारा 370 को हटाया जाए। लेकिन कश्मीर संभाग का अधिकांश हिस्सा जो है वो ये नहीं चाहता कि धारा 370 को हटाया जाए, वो ये वापस लाया जाए। वो ये चाहते हैं कि उनके जो स्पेशल राइट्स है, जो स्पेशल प्रोविजन थे, जिन वजह से मिलिटेंसी की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर काफी पिछड़ा हुआ है, उन चीजों को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों को रियायतें दी जाए। वो चाहे आप 370 के जरिए दें या 370 के जरिए दे। तो ऐसे में इस एफिडेविट में सिर्फ 370 को लेकर डिस्कशन नहीं होना, इसमें एफिडेविट में यह भी चैलेंज किया गया है कि आपने जम्मू कश्मीर का बाइफरकेशन किस तरह से किया, आपने 2 यूटी कैसे बना दी, आपने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कैसे कर दिया, और अगर यदि वापिस आप जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की बात करते हैं तो क्या लद्दाख को वापिस जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा जाएगा? और अभिजीत जी ने इस तरह से कहा कि लद्दाख का पिछले 25 सालों से प्रदर्शन था, ये एजिटेशन थी कि लद्दाख को अलग किया जाए। तो ऐसे तो जम्मू संभाग में भी कई प्रदर्शन हो चुके हैं। पैंथर्स पार्टी अपना वर्चस्व इस बात से रखती थी कि जम्मू को एक अलग स्टेट बना दिया जाए। जम्मू स्टेट मोर्चा इस बात की बात करता था कि जम्मू को एक स्टेट कर दिया जाए। तो बीजेपी वहां पर क्यों आपको पूछ लेती है? तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ अपने अधिकारों को लेकर बात चाहते हैं और इसी वजह से जम्मू संभाग के लोगों की नजरें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर है, इस एफिडेविट पर है कि आखिरकार किसी तरीके से, क्योंकि एक अचानक से 2019 को 5 अगस्त को ये फैसला लिया गया, लोग बहुत खुश थे जम्मू के कि अब कुछ नया होगा, नए कश्मीर के बाद नया जम्मू भी बनेगा। लेकिन अचानक से जो जम्मू में हुआ, जो धारा 370 के हटने के बाद जो भी कहा जाता था, माफ कीजिएगा, जो भी कहा जाता था कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, वो सारी चीजें जो जम्मू संभाग में देखी गई। तो ऐसे में अचानक से जो बार यहाँ पर पड़ा, जम्मू की जनता को ये लगा कि इससे बेटर था कि हमारे जो स्पेशल राइट्स हमें दिए गए थे, चाहे वो 371 के तरीके से ही दे दिए जाए, लेकिन हमें मिल जाए। तो ऐसे में कश्मीर 370 को हटाने को लेकर उसको वापसी के लिए देख रहा है। जम्मू संभाग की जनता 370 को किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रही है कि शायद लद्दाख को वापस दे दिया जाए या जम्मू कश्मीर को 371 के माध्यम से ही सही, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजन और राइट जो है वो दे दिए जाए। अमित जी, क्या लगता है आपको, सरकार अभी भी, हालांकि देखिए अब ऑलमोस्ट वैसे तो 4 साल ही होने को हैं, 5 अगस्त को ये फैसला जो है वो पलटा गया था, क्या लगता है कि अभी परिस्थितियां जिस तरीके की बनी हुई हैं, सरकार जो है इस फैसले की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर अभी भी बात क्यों नहीं करती है? क्या लगता है आपको? ये मैं सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि जो असल परिस्थिति है, जो असल सिचुएशन है, उससे कहीं ना कहीं
सरकार भी वाकिफ है। अब हम देखते हैं कि G20 की बैठकें जो हैं वो देश के कई राज्यों में हुई, कश्मीर में भी हाल ही में हुई, और कश्मीर के जब हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, तो वहां के लोगों को सुना गया। जब G20 वहां पर ऑर्गेनाइज पूरा किया गया था, वहां के लोगों का कहना था कि इस सम्मेलन से कश्मीर को पहले से ही जो इतना ब्यूटीफुल है उसे उसका पहले ब्यूटिफिकेशन किया जाता है, जो कि उसको जरूरत है भी नहीं। दूसरी बात है कि जब G20 वहां पर सम्मेलन शुरू होता है तो वहां के लोगों को, वहां की जो आवाम को जो है वो कैदी बनाकर रख दिया गया, जो कि वहीं के लोगों का कहना था। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो पिक्चर है, ट्रू पिक्चर है, उसके आगे पर्दा डालने की कोशिश सरकार करती है, जानबूझकर करती है, इंटेंशनली करती है। इन सब चीजों से सरकार वाकिफ है, इसलिए अभी तक इस फैसले की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात नहीं करती। इसका प्रूफ इसी बात से होता है कि केंद्र सरकार ने जो अपना एफिडेविट दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उसका हवाला दिया गया है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हुई है। हाँ। लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी, मैं एक पत्रकार हूं, मैं यहाँ की ग्राउंड रियलिटी बात करूंगा। आज भी बीजेपी के नेता जो कश्मीर में जाते हैं, क्यों इतनी हाई सिक्योरिटी में जाते हैं? बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र राणा जब भी वहां पर कोई बयानबाजी करते हैं, उसके आगे पीछे एक सुरक्षा घेरा रहता है। क्यों एक तरह से रहते हैं? फिर वो सुरक्षा घेरा क्यों है? तो इस तरह के सवालों का जवाब बीजेपी के पास स्वयं नहीं है, जिस वजह से जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव जो है वो लंबित किए जा रहे हैं। क्योंकि चुनावों में लोग ये सवाल पूछेंगे, जब ये सवाल पूछेंगे तो इसका फायदा विपक्ष को होगा और विपक्ष अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। यही वजूहत है कि केंद्र सरकार इस समय शांति के नाम पर ही, कि अभी शांति बहाली नहीं है, हम विधानसभा चुनाव नहीं करवा सकते, तो फिर आपने केंद्र सरकार ने एफिडेविट किस तरह से दे दिया कि शांति 370 के बाद जो है वो शांति बहाली हो चुकी है। तो अपनी ही बातों के मायाजाल में बीजेपी खुद फंसती जरूर नजर आ रही है। 370 देखिए, ये इसलिए भी एक ऐसा कहीं कंट्रोवर्शियल इशू रहा है क्योंकि जब से इसको परिवर्तित किया गया, हटाया नहीं गया, हम कहेंगे इसको परिवर्तित किया गया, तो इसे दूसरा रूप दिया गया है। उसके बाद से ही कश्मीरी आवाम का ये कहना है कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है लाया गया है, और पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली जो होती है उसे एलजी को दे दी गई, और माना जा रहा है कि एलजी के बहाने फिर ऐसी एक व्यवस्था को वहां पर बहाल कर दिया गया, जिसके लिए वहां की जो आवाम थी वो इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं थी। अब देखिए, अगेन कुछ प्रोबेबिलिटीज और कुछ पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं, जिससे हमने चर्चा की शुरुआत भी की थी, और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्योंकि संवैधानिकता से जुड़ा हुआ वो मसला है, मान लेते हैं, मैं एक बार फिर से अपने खास मेहमान का जो है यहाँ पर स्वागत करूंगी। अमित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ कश्मीर से सईद ताजुमुल जी वो नहीं जुड़ पाए, लेकिन अगेन इट्स अ हाइपोथेटिकल सवाल अमित जी, कि मान लीजिए, देखिए कि माना गया कि इसका दुरुपयोग किया गया, 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वहां पर लाया गया एलजी के बहाने से। मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल प्रिज्यूम कीजिएगा कि अगर ये कोर्ट में साबित हो जाता है आने वाले वक्त में, तो क्या लगता है आपको मोदी सरकार इसे किस तरीके से डिफेंड करेगी? क्या फिर मोदी सरकार के लिए मुश्किलें ही यहां पर खड़ी हो जाएंगी? जी देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब इसी तरह से दिया जा सकता है कि देखिए, आपने शुरुआत में जिस तरह से बोला कि कश्मीर के लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि इसकी संवैधानिकता पर, यानी वो ये उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने जो धारा 370 हटाया है वो सही और उचित तरीके से नहीं हटाया। यानी उनको हटाने से दिक्कत नहीं है, उनको उस प्रोसेस से दिक्कत है जो प्रोसेस आपने फॉलो किया। यदि आप उस गलत जो ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कश्मीर के लोग कि इसे गलत तरीके, अगर आप उसका गलत तरीका सही कर सही तरीके से धारा 370 हटा देंगे तो क्या फिर भी कश्मीर बवाल करेगा? ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में ये से आपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बोला कि सुप्रीम कोर्ट यदि फैसला सुना देती है कि ये जो प्रोसेस था ये ही गैर संवैधानिक था, तो उसके बाद मोदी सरकार उस गैर संवैधानिक रास्ते को संवैधानिक किस तरह से किया जाएगा वो रास्ता ढूंढेगी, और उस रास्ते के बाद धारा 370 को हटाया जाएगा। रास्ता थोड़ा कठिन जरूर होगा, लेकिन उस कठिन रास्ते को सुगम बनाने का कोशिश जो है वो केंद्र सरकार कर पाएगी। ये हाइपोथेटिकल आंसर है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि कश्मीर यदि इस प्रोसेस को सही रास्ता आ जाता है धारा 370 हटने का, उसके बाद भी वो मुतमईन हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में कोई सवाल, उनकी शंका जो है नहीं होगी। लेकिन उसके बाद उनकी शंका दूर करने के लिए आप धारा 370 ला सकते हैं, जो बाकी अन्य राज्यों में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले से वो पिछले 70 सालों से डिफिकल्टी में थे, गुर्बत में थे, कई तरह की दिक्कत ऐसी थी जो देश के राज्यों में नहीं झेल पाते।
उन्हें वो अचानक से इस तरह से बोलते हैं कि आपकी धारा 370 हट गया और देश का कोई भी क्वालिफाइड बच्चा या कुछ हो वो आपके बच्चे के साथ कम्पीट करेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? वो पिछले 70 सालों में जो एक मेट्रो सिटी का बच्चा जो अच्छा क्वालिफाइड होगा उसे आप 70 साल से मिलिटेंसी में घेर रहे बच्चे के साथ कम्पीट करवाएंगे? आपकी लैंड कोई भी लेके चला जाएगा। आपके पास कोई हमारा पूर्वी राज्य हिमाचल प्रदेश 371 है, उनके पास अपनी कुछ लैंड है और उन्हीं के जो केंद्र मंत्री है हमारे अनुराग ठाकुर जी वो जम्मू में आकर हमारे लोगों को मुतमिन करते हैं कि धारा 370 हटाना अच्छी बात है, आपके लैंड राइट बाकियों को भी मिलते उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने राज्य में हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं 371 को भी हटा देते? जो चीज आप अपने लिए नहीं कर पा रहे वो आप हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को समझा रहे हैं। दूसरी बात, लैंड डोमिसाइल को लेकर ये कहा जाता है कि यदि आप जम्मू कश्मीर के लोग बाहर दिल्ली मुंबई में जाके लैंड खरीद सकते हैं तो दिल्ली मुंबई वाले लोग यहाँ पर आके क्यों नहीं खरीद सकते? यानी आपको ये दिक्कत है कि जो चीजें फ्रीडम आपको बाकी राज्यों में है वो इस राज्य में क्यों नहीं है? तो क्यों फिर निष्पक्ष सरकार या बाकी जो स्टेट है उन सरकारें इस तरह के आदेश निकालती है कि जो हमारी नौकरी है वो सिर्फ हमारे अपने जो स्टेट के नागरिक हैं वैसे उन्हीं नागरिकों के लिए। दूसरा, आपने लद्दाख हमारा अलग कर दिया जो कि हमारे स्टेट का हिस्सा। अब आज की डेट में जम्मू कश्मीर का नागरिक जब लद्दाख में जाता है तो उसे ये लगता है शायद किसी दूसरे राज्य में आता हूँ, क्या हमें पीड़ा नहीं हो? जो चीज हमारी थी वो हमारी उसको आपने बिल्कुल अलग थलग करके रख दिया। इन्हीं चीजों को इन्हीं पीड़ा को लेकर जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं वो थोड़ा सा एफिडेविट को लेकर वो है कि धारा 370 को उसका प्रोसेस देखिए संवैधानिक है या नहीं है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से आपने जो इसको बाइफरकेशन किया है, इसको यूपी बनाया है, लद्दाख को अलग कर दिया है, इसके जो जॉब की रास्ते को सबके लिए खोल दिए हैं, यहाँ की लैंड सबके लिए खोल दी है, तो उन चीजों को लेकर कुछ कंस्ट्रेंट किया जाए जो कि पिछले साल बीजेपी सरकार ने माना भी था और सरकारें इस तरह की थोड़ी सी नील डाउन हुई थी कि हाँ जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लगे कि उनको अचानक से लूटा किया है। तो कश्मीर और जम्मू दोनों 370 को हटाने के या वापस लाने के पक्ष में नहीं है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसकी संवैधानिकता देखिए, यदि आप इसकी संवैधानिकता प्रोसेस जो सही तरीके से करते हैं तो उसके बाद हमारा हिस्सा जो है वो संवैधानिक तरीके से हमारे पहुंचा। मैं फिर से हाइपोथेटिकल सवाल ही आपसे करूंगी क्योंकि संवैधानिकता की हम देखिए बार बार बात करें, क्या लगता है ये जो मसला है इस पर जिन्होंने पिटीशन जो याचिका करता है जिन्होंने दाखिल की है, मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा 26 पिटीशन जो है वो दाखिल की गई हैं। पहली बात तो उसे एक्सेप्ट पहले तो उसे एक्सेप्ट कर लेना ही एक बड़ी बात है, जिससे एक उम्मीद तो है वो कश्मीरी आवाम के बीच में जरूर जगी है कि हो सकता है कि फैसला जो है वो आने वाले समय में पलट जाए। तो क्या माना जाए कि कश्मीर में धारा 370 जो है वो बहाल हो जाएगी? मैं यह आखिरी सवाल आपसे करूंगी, आपका अपना पर्सनल जो है ओपिनियन, क्या उम्मीद आपको लगती है? देखिए पहली बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देती है वो तो कोई भी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार भी हो उसके लिए बाध्य होता है कि उस फैसले को मानना है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ से 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर अब तक कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों का पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि केंद्र सरकार ने 2019 के बाद आज तक में विकास की गति को बहुत तेज गति से किया है। यहाँ पर जो सड़कों के जाल है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे काम करवाया जा रहा है, उचित तरीके से नहीं करवाया जा रहा लेकिन हो रहा है। पिछले 70 सालों से जो पैसा इतना ज्यादा नहीं आया वो पैसे का यहाँ पर फ्लो आप देख सकते हैं। लेकिन धारा 370 को वापस लाकर यदि उन चीजों का नुकसान होता है तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर के लोग भी इसको सही तरीके से चाहते होंगे कि धारा 370 वापस मिल जाए। लेकिन सियासत का एक हिस्सा है, उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात को लेकर कहा है कि धारा 370 वापस आनी चाहिए और मुफ्ती ने भी इस बात को कहा है कि धारा 370 वापस आनी चाहिए। लेकिन आम जनता धारा 370 को नहीं लेकिन सिर्फ अपने राइट्स को लेकर चाहती है और यदि वापस आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार और लोगों के बीच में वापस कोई सक्सेस होगा कि इसको लाइए या नहीं लाइए। यदि सरकार उसको लोगों को समझाने की कोशिश करेगी तो शायद लोग अब लगभग समझ चुके हैं कि धारा 370 से कोई प्यार नहीं है, हमें सिर्फ धारा 370 के तहत जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही थी, अगर आप 371 के तहत उन फैसिलिटीज को भी हमें प्रोवाइड करवा देते हैं तो धारा 370 आप बचते से बात हमें नहीं चाहिए। अमित जी एक और आपसे सवाल मैं करूंगी, देखिए जब हम ट्रस्ट रिस्टोरेशन की बात करते हैं ना, विश्वास बहाली की, 370 जब
तक था उससे पहले भी हम देखते हैं कि सरकार, हालांकि जब पीडीपी कोalition में थी उस वक्त भी ट्रस्ट रिस्टोरेशन जो है था वो कश्मीरी आवाम के बीचों बीच नहीं था, सरकार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर। और आज जब 370 को परिवर्तित कर दिया गया तो तब तो जो ट्रस्ट है वो पूरी तरीके से खंडित हो चुका है। तो लगता नहीं है कि अभी तो इलेक्शंस की बात भी छेड़ती नहीं है सरकार, हालांकि कुछ ना कुछ तो पर्दा उसके पीछे भी डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो जरूरत है वो विश्वास बहाली ही है। इसी दुविधा को लेकर केंद्र की बीजेपी खुद है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के जो नेता है, जो धारा 370 के बाद यदि चाहते तो इसको जम्मू कश्मीर के लोगों को भली भांति समझा सकते थे और इसका फायदा उठा सकते थे, लेकिन भाजपा कमान जो जम्मू कश्मीर की है वो इस काम करने में असफल रही। कश्मीर के लोग अभी भी धारा 370 हटने के बाद अभी भी कश्मीरी नेताओं के साथ ही जुड़े हुए हैं। यही सच्चाई है, जिस वजह से कि भाजपा को लगता है कि कश्मीर में अभी भी उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला, जिस वजह से वो चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। तो इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर की जनता धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी के जम्मू कश्मीर के नेताओं से बिल्कुल मुतमिन नहीं है और इस वजह से ही वो धारा 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं। यदि बीजेपी के जम्मू कश्मीर के नेता कश्मीर की जनता को धारा 370 हटने के बाद वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा पाते, वो सारी चीजें जो राइट्स है वो दिलवा पाते, तो शायद कश्मीर की जनता भी कभी नहीं कहती कि मैं 370 वापस। और सिचुएशन शायद उस वक्त कुछ और होती, पिक्चर आज कुछ और ही हमें देखने को मिलती। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपके समय के लिए। तमाम जो सवाल थे उस पर आपने बड़ी गहराई से, हालांकि ग्राउंड जो असल तस्वीर है वहां की, न सिर्फ जम्मू की बल्कि कश्मीर की भी, उस कहीं तस्वीर से हमें रूबरू करवाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्रोग्राम का अंत हम यहीं पे करेंगे और इस सवाल के साथ कि ये जो फैसला लिया गया, हालांकि फैसले को पलटने पर उसकी संवैधानिकता को लेकर जो सवाल अब खड़ा किया गया उसी को लेकर ही पिटीशंस दाखिल की गई हैं और डेफिनेटली जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीरी आवाम के लिए एक बहुत बड़ी बात है, उनके लिए मायने रखता है। लेकिन हमारे व्यूवर्स का इसको लेकर क्या सोचना है, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं और हर बार की तरह हम कहेंगे कि फीडबैक देने के लिए आप नीचे दी गई ईमेल आईडीज पर हमें लिख सकते हैं, जो कि है info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com। इसी के साथ आप सभी से इजाजत, नमस्कार।